is nothing. The main brain behind is राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, वो ऑर्गेनाइजेशन जो स्वयं को एक साहित्यिक ऑर्गेनाइजेशन कहता है। और आज देश के सभी संवैधानिक पदों पर संघ के लोग, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना उनके लिए फायदा है। वो बहुसंख्यकों के आधार पर अपना कार्य करते हैं। आप लोग से भी मेरा अनुरोध है कि कृपया सहयोग कीजिए, क्योंकि संगठित होने की आवश्यकता है। जो भी जागरूक है, जो भी क्रियाशील है, जो भी विषय को समझते हैं, उनका ये नैतिक दायित्व है कि एक दूसरे के सहयोग से विचारों को और प्रगाढ़ता और मजबूती प्रदान की जाए। A very good evening to all of you. My humble greetings to each one of you, and many thanks to all of you कि आप सब लोग जुड़े, क्योंकि मुझे संशय था इस वक्त जुड़ने में, लेकिन हाँ, ये वक्त मेरे लिए थोड़ा कंफर्टेबल होती है तो थोड़ा मुश्किल होता है बात करना, और मैं चाहती हूँ कि संवाद बना रहे, क्योंकि कुछ लोग मुझे लिखते हैं और मैं खुद भी ऐसा सोचती हूँ कि अगर 100 में 99 लोग भी एक तरफ हो तो भी मैं अकेले अपनी बात के साथ उसी स्थान पर उतनी ही मजबूती से खड़ी रहूंगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि व्यक्ति का सैद्धांतिक रूप से और वैचारिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। आप एक अच्छे समाज के निर्माण में, आप एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे देशवासी तभी होते हैं जब आप अपनी वैल्यूज पर, अपनी वर्च्यूज पर स्टिक करते हैं। हर पढ़ाई का, हर इल्म का मायने यही है। जैसे मैथ्स एंड म्यूजिक है ना, तो यूनिवर्स की लैंग्वेज है, तो वैसे ही जो एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है ह्यूमैनिटी की, वो एक ग्राउंडेड अप्रोच है, वो रियलिस्टिक अप्रोच है। तो मेरी कोशिश ये हमेशा रहती है। तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जुड़ने के लिए, और 2-3 बातें रखती हूँ। जैसे पैशन एंड पावर मैंने क्यों लिखा? देखिए, पावर इज समथिंग व्हिच एवरीबॉडी वांट्स। हिटलर को भी ताकत चाहिए थी। अगर एक बुक थी, आपने पढ़ी हो, बड़ी फेमस है, पहले अमेरिका ने उसको पब्लिश नहीं किया था, बाद में किया, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, स्टोरी ऑफ एना फ्रैंक। ये एक 15 साल की लड़की की कहानी है। आप ढूंढिएगा इंटरनेट पे, इसका पीडीएफ है और आपको बुक भी मिल जाएगी। हालांकि बड़ी डिप्रेसिंग है वो, लेकिन हिटलर के उस दौर की वो कहानी है जब डिटेंशन सेंटर्स में कैटल ट्रेन्स भर भर के लोगों को ले जाती थी, और जब लिबरेट हुए वो डिटेंशन सेंटर्स, तो वहां पर मैसिव ग्रेवयार्ड था। अगर आपने जूइश होलोकॉस्ट को पढ़ा या सुना हो, तो 60 लाख लोग लिखा पढ़ी में, नहीं तो 1.5 करोड़ लोग लगभग मारे गए। तो एक सनक थी वो, 40% वोट पाके, और जर्मनी को अंधकार में डाल दिया था हिटलर ने। तो दौर होता है, लोग होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, हर तरह का दौर होता है, लेकिन सब कुछ देने वाला ईश्वर है, और हमें उस पर आस्था रख अपने नियम और संयम के तहत अपने वर्च्यूज पे कायम रहना चाहिए। खैर, मैं विषय पे आती हूँ। देखिए, आज तक ने एक रिकॉर्ड सर्वे किया है जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी नंबर 1 है। अब आज तक बहुत बड़ा चैनल है, इतने मुख्यमंत्रियों को पछाड़ कर योगी जी बधाई के पात्र हैं, उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है। लेकिन एक संयोग है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार और महिलाओं के प्रति अपराध और बच्चों के प्रति अपराध में भी नंबर 1 है। अब आप इसे संयोग कहें, सौभाग्य कहें, दुर्भाग्य कहें, मैं आप पर छोड़ती हूँ। जो आप उचित समझे वो अपने कमेंट जरूर दर्ज करें। दूसरा, एक और इंडिया टुडे ने सर्वे किया है माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता को लेकर। हालांकि वर्चुअल दुनिया के इस दौर में जर्नलिज्म के लिए सब कुछ मुमकिन है, तो उसमें प्रधानमंत्री जी की जो परफॉर्मेंस है, वो मूड ऑफ द नेशन, दैट इज आउटस्टैंडिंग। तो ये भी काफी चमत्कारिक है। हम ये नहीं कह रहे कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब ये लूट ऑफ द नेशन है ना, या झूठ ऑफ द नेशन है, या एक्चुअली मूड ऑफ द नेशन है। तो आई डोंट हैव एक्चुअल, मैं क्या कहूँ। अब तो रेल भी बिक गई है। 28 पीएसयूज में जो विनिवेश हो रहा है, जो एलआईसी के शेयर्स जब आईडीबीआई को दिए गए, 10,000 करोड़ जब ट्रांसफर हुआ, चाहे वो शिपिंग कॉर्पोरेशन रहा हो, चाहे जहाज रानी रहा हो, चाहे एलआईसी की स्थिति रही हो,
चाहे वो भारत पेट्रोलियम तो फायदे में था। तो एक वो दौर था जब इसरो, डीआरडीओ, प्लानिंग कमीशन, गेल, भेल, सेल, आईआईटी, आईएम्स और एम्स की स्थापना की गई, और एक आज का दौर है। लेकिन मूड ऑफ द नेशन इज आउटस्टैंडिंग। तो लूट ऑफ द नेशन और इस प्राइवेटाइजेशन, जिस दौर में डिफेंस जैसे सेक्टर में भी 74% एफडीआई है, और स्वदेशी आंदोलन वाले किम जोंग का पुतला जलाते हैं। न्यूक्लियर, जिसका डेटा बहुत ही क्लासिफाइड डेटा होता है कंट्री का, उसमें भी प्राइवेटाइजेशन है। और स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, जबकि ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरा ध्वस्त हो चुका है उस दौर में। लेकिन खैर, मूड ऑफ द नेशन, जैसे हमने भू माफिया सुना है, शिक्षा माफिया सुना है, और खनन माफिया सुना है। अभी कंगना रनौत ने बॉलीवुड माफिया वर्ड का इस्तेमाल किया, नेपोटिज्म माफिया, बहुत तरह का माफिया सुना है। अब मुझे लगता है कि जर्नलिज्म माफिया भी एक टर्म आना चाहिए। हालांकि बहुत लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन जब हम ऐसे सर्वेज को देखते हैं तो हमें खुद पर संशय उत्पन्न होता है कि किस वोटिंग और किस आधार पर ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और नंबर 1 का टैग दिया जाता है, और ये किसको गुमराह करने के उद्देश्य से क्या किया जाता है। वैसे तो उन्माद का दौर है। अभी सब लोग बहुत खुश थे जब अभी भूमि पूजन का भी हुआ, लेकिन ऐसा लगा कि वो संघ परिवार का मंदिर बन रहा है। इसीलिए मैंने पावर एंड पैशन शब्द का इस्तेमाल किया था, क्योंकि जो योजनाएं हैं, जो एक एजेंडा दिख रहा है, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित रूप से इसे जैसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि 22 से पहले मंदिर का फर्स्ट फेज तैयार होगा, तो हमको काले धन पर, 2 करोड़ रोजगार पर, अर्थव्यवस्था पर, और जो भी ध्वनि सम्मत विषय है उनकी चर्चा का कोई फ्लैश। तो जो दल सत्ता में है सब कुछ सुस्पष्ट रूप से कर रहे हैं, लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ कि विवेकशील और प्रगतिशील हिंदू के तौर पर तो 4 धाम हैं, सप्तपुरी है, 51 शक्तिपीठ है, 12 ज्योतिर्लिंग है, बहुत बड़ी आध्यात्मिक विरासत है। अगर पूरे भारत में देखें तो मोटा मोटा 10 लाख मंदिर है, और वो ईश्वर जिसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, जो जिसके अधीन में ये पूरा ब्रह्मांड है, भाई हम उसको दूध से अभिषेक करते हैं, शहद से करते हैं, जल से करते हैं, अनार के रस से करते हैं, गन्ने के रस से करते हैं, मधु से करते हैं, दही से करते हैं। ये सब प्रकृति का ही तो प्रतिरूप है। भैया मनुष्य ने जीप बनाई, हेलीकॉप्टर बनाए, हवाई जहाज बनाए, मगर लोहा तो वो धरती से निकला था ना, वो तो ईश्वर का है, मिट्टी तो वो ईश्वर की है। किसी देवी के चरणों में गुड़हल का फूल चढ़ाते हैं, कहीं कनेर का फूल चढ़ाते हैं, किसी देवता को गेंदे का फूल प्रिय है, लेकिन ये जो भी फल, पुष्प, दीप, मिष्ठान्न है, वो है तो सब ईश्वर के ही। तो जो सृष्टि का अंश है, वो ग्रैटिट्यूड के स्वरूप में हम उसी ईश्वर को पुनः समर्पित कर देते हैं, और उस सर्वव्यापी ईश्वर को जमीन के एक टुकड़े के एक भव्य मंदिर निर्माण के नाम पर 125 करोड़ लोगों के अधिकारों के दमन की जो प्रक्रिया चल रही, ये मैं यूं ही नहीं कह रही हूं। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने द्वितीय कार्यकाल के पहले वर्ष का जो सेलिब्रेशन किया था, उसमें उन्होंने कोरोना के काल में 11 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री जी की हस्तलिखित चिट्ठी पहुंचाने का एक मतलब इनिशिएटिव चलाया था। उसी तरह वो भूमि पूजन के प्रसाद वितरण का भी मतलब 2,75,000 गांवों में लगभग 10 करोड़ परिवारों से, मतलब एजेंडा, यू अंडरस्टैंड, मतलब एक उनकी जो पॉलिटिकल एक उनकी अप्रोच है। तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को आधार बनाते हुए विषयों से इतर, एनएसएसओ के डेटा पे बात नहीं होना है कि 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा क्यों है, किसानों की आत्महत्या से भी ज्यादा मरने वाले बेरोजगार हमारे जवान क्यों। तो यही सारे विषय हैं। आप लोग से भी मेरा अनुरोध है कि कृपया सहयोग कीजिए, क्योंकि संगठित होने की आवश्यकता है। जो भी जागरूक है, जो भी क्रियाशील है, जो भी विषय को समझते हैं, उनका ये नैतिक दायित्व है
कि एक दूसरे के सहयोग से विचारों को और प्रगाढ़ता और मजबूती प्रदान की जाए, क्योंकि जो इस सरकार के कार्य करने की शैली है, देखिए श्रीमती वाड्रा ने भी ट्वीट किया है कि सरकार हजारों करोड़ के एमओयू साइन कराती है, तमाम तरह के समिट्स ऑर्गेनाइज कराती है, धरातल पर कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। हेलो शानू कुरैशी जी, नमस्कार राजेंद्र मिश्रा जी। हाँ, सारी समस्याओं का तोड़ धर्म की अफीम, वो ठीक है अफीम, लेकिन ये कितने प्रतिशत लोगों पर काम कर सकती है, हमको ये ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार विपिन यादव जी, विनोद सोनी जी। भाजपा को सलाह मान्य नहीं, भाजपा इज नथिंग, द मेन ब्रेन बिहाइंड इज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, वो ऑर्गेनाइजेशन जो स्वयं को एक साहित्यिक ऑर्गेनाइजेशन कहता है। और आज देश के सभी संवैधानिक पदों पर संघ के लोग हैं, और वो 95 साल की अपनी यात्रा में अपने को एक साहित्यिक ऑर्गेनाइजेशन की जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना उनके लिए फायदा है, वो बहुसंख्यकों के आधार पर अपना कार्य करते हैं। लेकिन हमारा नैतिक दायित्व है। नमस्कार हर्षवर्धन जी। नो डेमोक्रेसी इज डाइंग, आई अंडरस्टैंड, बट हमें हताश नहीं होना चाहिए। नमस्कार दिवाकर जी, अविनाश यादव जी, सुमित कुमार दास साहब, प्रदीप यादव जी, अ वेरी गुड इवनिंग, महेश देहरिया जी, डॉक्टर समरत सिंह राठौर साहब। शिक्षा के क्षेत्र में नई नौकरियों के सृजन न होने पर एक वीडियो, और कोचिंग संस्थानों का क्या हाल हुआ, पदों की संख्या में कितनी कमी आई, इस तरह प्राइवेट टीचर के क्या हाल हैं। देखिए ये सब समझ रहे हैं, इवन टेलर्स तक के मेल आए हैं मुझे। समीर अली बेग साहब, और मैंने बेरोजगारी को बहुत ही मैसिवली कवर अप किया है। ओनली 1.1% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर हैप्पी विद द पीएम, सो आयरनी। नहीं, पीएम से हैप्पी की बात ही नहीं है। मीडिया जो है ना, वो जो प्रोजेक्ट कराइए गुब्बारा है, ये जो प्रोजेक्शन है, जैसे आप आईने में तमाम उम्र यही खता करते रहे, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे। नमस्कार विजय सिंह साहब। हाँ आप सही कह रहे हैं, प्रगतिशील शब्द का दुरुपयोग है। नहीं, हम झूठेंद्र नहीं कहेंगे, ये तो सर्वविदित है, सूर्य को सूर्य ही कहेंगे। शेर अली साहब नमस्कार। अविनाश यादव जी, राजे मद मनियार, अ वेरी गुड इवनिंग। अंजार अहमद साहब, आपको भी नमस्कार। तो जो भी लोग सकारात्मक सोच रखते हैं, निराश और हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें समाज के एक नागरिक के तौर पर विषय का सामना करना चाहिए, परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। युग है, बीत जाता है। याद होगा एक समय था जब ओए ओए इलू इलू खलनायक फिल्म के गाने चलते थे, तब क्या सोचा था कि बादशाह आएगा, हनी सिंह आएगा। लेकिन गुलाम अली है, नुसरत फतेह अली साहब हैं, कौशिकी चतुर्वेदी हैं, अभय पोहनकर हैं, छन्नू महाराज हैं, बिरजू महाराज हैं। तो संगीत कहीं मरता है। राजेश सोरेन साहब, आसिफ खान साहब, धनजी कुशवाहा साहब, प्रमोद यादव जी, आशीष राय जी, थैंक यू आशीष राय साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आसिफ खान साहब, तो बहुत लंबी बात मैं नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये जरूर चाहती हूँ रेगुलर इंटरवल्स पे हमारी बात होती रहेगी, इश्यूज पर बात होती रहेगी, किसी के लिए अब्यूसिव नहीं होना है। जो हमारे थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंगली नहीं है, आप सिंपली उसे ब्लॉक कर दीजिए जो आपको परेशान कर रहा है। लेकिन विषय को जिंदा रखिए, संयम के साथ परिस्थितियों का सामना करिए। ये दौर बीतेगा, क्योंकि जब चीजों में सप्रेश, बहुत ही फिजिक्स को भी देखिए आप ना, जब बहुत दबाया जाएगा तो वो प्रेशर बैक करेगा ही। तो ये कब तक इसका आपको इस क्रिया की प्रतिक्रिया कब तक नहीं आएगी। तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से तो आनी ही आनी है। मीडिया एक्चुअली नहीं शो कर रहा है जिस तरह मीडिया को पेश आना चाहिए। मीडिया को 15,000 करोड़ रुपए बकाया है अभी मीडिया का, वो 6,000 रुपए वाला नहीं, उसको 5 किलो चावल और 1 किलो चना नहीं मिला है, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 5,000 करोड़ का तो सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी की एडवर्टाइजिंग का खर्च है। नमस्कार कमलेश तिलगम जी, अविनाश यादव जी, हर्षवर्धन जी। 5-10 years of Hitler rule can't deter us. Not only Hitler, we should talk about Lenin, we should talk about Stalin, we should talk about Muammar Gaddafi, we should talk about Kim Jong, we should talk about Jinping, we should talk about this Putin, है ना, उसके पहले निकोलाई जार, फिडेल कास्ट्रो, राउल कास्ट्रो, so many options are there. आप उठा के देखिए, हमेशा दुनिया में ऐसा हुआ है।
जो लोग पावर हंग्री होते हैं, जो लोग एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं, वो सिस्टम को क्रश करते हैं, अपने विकल्पों को समाप्त कर देते हैं। लुकमान हक साहब, चांद बाबू जी, चलिए बहुत शुक्रिया, आप सबसे बात हो गई। जुड़े रहेंगे, संगठित रहिए और कीप, और अब आप, मैं ये भी कह रही हूँ कि आप प्लीज यूट्यूब जरूर फॉलो कर लीजिएगा, रेगुलर इंटरवल्स पे बात होगी, आपके सारे ईमेल्स वगैरह मुझे मिलते हैं और एक्चुअली मैं उनका जितना जवाब दे पाती हूँ उतना देती हूँ। थैंक यू सो मच।